हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा फिर से वही है, पति पत्नी और दूसरी पत्नी को लेकर है, क्योंकि ये आर्टिकल हमारा मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम पुरुषों से संबंधित है। हमें पता है मुस्लिम समुदाय में 4 बीवियां रखना अपने आप में आम बात माना जाता है, लेकिन आपके मन में कभी ये आया है कि पहली बीवी पर क्या बीतती होगी, या दूसरी बीवी को लाने से पहले क्या पहली बीवी को बताया जाता होगा, उसकी परमिशन ली जाती होगी या नहीं ली जाती होगी। तो मामला यहाँ पर कुछ ऐसा ही कि एक व्यक्ति ने दूसरी शादी की, लेकिन पहली पत्नी को कुछ बताया ही नहीं। उसके कुछ बच्चे भी हैं, बिना बताए यहाँ पर दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करने पहुंच गए। अब जो रजिस्ट्रार साहब थे, उन्होंने पूछा कि भाई पहली पत्नी आपकी कहाँ पर है, क्या उनको पता है कि आप दूसरी विवाह करके यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाने आए। तो उसने जो है मना कर दिया। तो रजिस्ट्रार का काम तो वैसे नॉर्मली यही होता है कि कोई भी आया है तो नामांकन कर दो, बात खत्म हो जाती है। उसको क्या मतलब है कि इसको पहली बीवी को पता है कि नहीं पता है। नॉर्मली ये होता है क्योंकि उनके धर्म में 4 बीवियां रखना अलाउड है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मामला हो गया। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वन बाय वन, बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले पहली पत्नी की सुनवाई अनिवार्य है। अब ये फोटो आप देख रहे हैं, इसकी फोटो थोड़ी सी गरीब हालत में दिखाई इसलिए दे रही क्योंकि ये व्यक्ति सच में गरीब है। कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि जब तुम पहली बीवी और बच्चों को नहीं पाल रहे हो, उनको समय से खाना नहीं खिला पा रहे हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, तो दूसरी बीवी लाने का मतलब क्या है, एक समस्या घर पे क्यों लेकर के आ रहे हो। तो केरल उच्च न्यायालय हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। भाई पूछो तो उससे बेचारी से पूछ ही नहीं रहे, उसको कोई समस्या तो नहीं है। ये जो व्यक्ति है जो दूसरी बीवी लेकर के आ रहा है, पहली वाली बीवी को रखने के लायक है कि नहीं है। अब देखो, ये जो 2 बीवियां 4 बीवियां रखने वाला जो भी नियम कानून रीति रिवाज है, ये खासकर राजा महाराजाओं के समय पे राजा महाराजा करते थे, क्योंकि वो सक्षम थे। 2 क्या 200 रख ले, वो सक्षम थे सबको पालने में। मतलब मुस्लिम समुदाय की हम बात कर रहे हैं, वैसे कई बार तो आपको हिंदू राज्यों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम बात करें इस कम्युनिटी की। अगर व्यक्ति सक्षम ही नहीं है, वैसे आपने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, 3 बीवियां हो गई उसकी। अब तीनों खुशी खुशी राजी राजी रह रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। लेकिन इस व्यक्ति की तो बात ये लगती है, यदि पहली पत्नी आपत्ति करती है तो रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को मामला न्यायालय भेजना पड़ेगा कि भाई पहली पत्नी मान नहीं रही है, दूसरी शादी करने जा रहा है। यह फैसला केरल विवाह पंजीकरण अधिनियम जो है सामान्य तौर पर 2008 का, उसको लेकर के आया है। अब निर्णय ने जो है फिर से धर्म बनाम संविधान की, संविधान ज्यादा जरूरी है या धर्म ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके धर्म में तो जब शादी विवाह की आजादी है तो कोई क्यों कानून यहाँ पर कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन हमेशा से ऐसा हुआ है, जब भी धर्म और कानून की लड़ाई हुई है तो हमेशा तवज्जो कानून को दिया जाता है, क्योंकि धर्म कई मायने में गलत होता है लेकिन कानून कभी भी गलत नहीं हो सकता है। संविधान की दृष्टि में सबको समान अधिकार, समान संरक्षण और सब चीजें रखी जाती हैं, लेकिन धर्म कई बार भेदभाव करता है और कई बार जो है ऐसी अमानवीय घटनाएं देखने को मिलेंगी धर्म की वजह से, जो कि गलत होती हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं संस्कृति आईएएस के स्पेशल सेल के बारे में, जो 6 नवंबर तक चलने वाली है। मोर देन 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, प्री प्लस मेंस आसान ईएमआई की सुविधा के साथ आपको मिल जाएगा। जीएस ओनली 50,000 में आपको मिलेगा, सीसैट के साथ 55,000 में। ये दोनों लाइव मोड में है। ऑनलाइन मोड में आपको जीएस ओनली मिलेगा 40,000 रुपीज में, और ऑप्शनल के कोर्सेस आपको 17,500 मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर वापस। अब मामला क्या है, कुछ तो समझा ही दिया है। पहली पत्नी जीवित है, मुस्लिम पुरुष है, 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन प्रथागत तौर पर रीति रिवाजों के अनुसार वो दूसरी शादी करना चाहता है। उसने अपनी दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की ताकि दूसरी पत्नी और उसके होने वाले बच्चों को संपत्ति पर वैधाधिकार मिले। लेकिन विकल्प यहाँ पर प्रश्न ये था कि तुम्हारे पास संपत्ति है भी क्या। रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पहली शादी अभी भी वैध है। दोनों पति पत्नी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी। अब कोर्ट में मुख्य जो कानूनी प्रश्न उठे वो ये थे कि क्या 2008 के विवाह पंजीकरण नियमों के तहत दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले पहली पत्नी को सूचित किया जाना आवश्यक है। वही प्रश्न है कि क्या उसको बताना जरूरी है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर यह था कि यदि पहली पत्नी आपत्ति करे तो विवाह रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी क्या कर सकता है। यहाँ पर तो मना कर दिया उसने कि मैं जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, पहले उसको लेकर के आओ, या फिर कोर्ट को जो है मामला तुम्हारा भेज देता हूं। अब कोर्ट का निर्णय देखो आता है यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के पंजीकरण के दौरान एक मूक दर्शक नहीं रह सकती है, कि ना तो उसको पूछा गया, ना ही उसको बोलने की अनुमति दी गई और ना ही उसको पता है।
ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, विवाद खड़ा होने वाला है। देखो यहाँ पर अब धार्मिक स्वतंत्रता बनाम वैधानिक जवाबदेही का मामला फिर से आता है कि जरूरी क्या है। धर्म उन्हें स्वतंत्रता देता है तो कानून मना क्यों कर रहा है। तो वही जो मैंने बताया है कि कानून धर्म जो है हमेशा आपको सही सलाह या सही तरीके नहीं चीजें नहीं देता, इसलिए कानून के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं। यदि पहली पत्नी आपत्ति करती है तो रजिस्ट्रेशन अधिकारी को सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। पक्षकारों को दूसरे विवाह की वैधता तय करने हेतु सक्षम न्यायालय का रुख यहाँ पर करना चाहिए। तो वो खुद कुछ नहीं करेगा, न्यायालय में भेज देगा ताकि वहां पर चीजों को ठीक से देखा जा सके। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विधिक संदर्भ। तो केरला का जो रजिस्ट्रेशन वाला है मामला वही है कि विवाह के ज्ञापन का प्रस्तुतिकरण होता है। विवाह पंजीकरण से पूर्व जो है यहाँ पर सत्यापन की जरूरत पड़ती है कि कहीं पहली पत्नी तो इशू नहीं क्रिएट कर रही है। विवाह की पूर्व स्थिति को भी यहाँ पर देखना होता है। हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2025 का मामला है। रजिस्ट्रार विवाह की वैधता पर निर्णय तो नहीं ले सकता है, लेकिन पंजीकरण को रोक करके मामले को कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। अब कोर्ट की जो वैचारिक टिप्पणी थी वो इस पूरे मामले की जड़ है, कह सकते हैं आधार बनी। उन्होंने बोला पवित्र कुरान और हदीस न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है। किसी का भी धार्मिक ग्रंथ कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं सिखाता है। ये होता है उन लोगों के द्वारा जो इसके डिक्टेटर बनते हैं, हमेशा गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लोगों के सामने गलत एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई इसमें तो कहीं गलत नहीं लिखा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है तो पहली पत्नी को सुना जाना न्याय संगत भी है और धार्मिक रूप से उचित भी है। तुम्हारे ही धर्म में ये सब चीजें लिखी हैं, तो हम किसी महिला के अधिकारों को कैसे कम कर दें, कैसे उसको अनसुना करके उसके अधिकारों को साइड में रख के तुम्हें दूसरा विवाह करने दें। ये सारा यहाँ पर बोला गया है। हो सकता है उसको कुछ नहीं है। अब देखो महिला अगर एक्सेप्ट करे तो हो सकता है कुछ मांग करे कि ठीक है आप पहले दूसरा विवाह कर लीजिए, संपत्ति में ये अधिकार चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए। अगर वो आप कर पाते हो तो ठीक है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर विवाद हो जाएगा। आर्टिकल वही है हमारा 14, समानता का अधिकार है। विवाह में निष्पक्षता होनी चाहिए, समानता की गारंटी। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, पूरे जितने भी महिलाएं हैं पूरे भारत में सबके लिए है। आर्टिकल 15 हमारा धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो पहली पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा का भी यहाँ पर दायित्व बनता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो विवाह संबंधों में गरिमा और सम्मान होना चाहिए। अब आप दूसरा विवाह कर ले, पहली पत्नी को इग्नोर करके ना बताए ना ही कुछ करे, तो उसका गरिमा और सम्मान कहाँ गया, खत्म हो गया। यहाँ पर आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन धार्मिक अधिकार संविधान की सीमाओं में आते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होगा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, तो धार्मिक अधिकार आपके हो जाएंगे साइड में और हम तवज्जो किनको देंगे, संवैधानिक अधिकारों को। आर्टिकल 44 कहता है सामान्य नागरिक संहिता, जो कि उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कल को हो सकता है धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में लागू हो, तो फिर किसी भी धर्म विशेष के कानून यहाँ पर चलेंगे ही नहीं। महत्वपूर्ण उदाहरण, तो धर्म किसी व्यक्ति को कुछ करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन जब वह कार्य पंजीकरण जैसे वैधानिक दायरे में आता है तो धर्म नहीं कानून सर्वोच्च होता है। ये बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी धर्म और कानून का टकराव होगा तो तवज्जो किसको मिलेगा, कानून को। सकारात्मक तो यहाँ पर यह है कि भाई महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है, विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के प्रति समानता और न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब नुकसान यहाँ पर यही होगा कि पहला होगा धर्म बनाम कानून वाला मुद्दा उठेगा। पर्सनल लॉ की स्वायत्ता जो है, जो उन्हें आज़ादी देती है बिना पूछे जाते, वो यहाँ पर खत्म होगी, तो बोलेंगे हस्तक्षेप किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावना है कि अलग अलग धर्मों को लेकर के लोग खड़े हो जाएंगे। अब समान घटना यहाँ पर है सायरा बानो वाला 2017 का मामला है, ट्रिपल तलाक वाला था। लोगों ने बोला कि भाई हमारे धर्म में तो ऐसा ही होता है, कानून कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला, तो फिर कानून ने हस्तक्षेप किया और बताया कि कानून कौन होता है और 3 तलाक को खत्म कर दिया। दानिशा बनाम महाराष्ट्र राज्य का है 2021 का मामला, पत्नी की सहमति के बिना बहुविवाह नैतिक रूप से अनुचित है। धार्मिक रूप से आपका कितना ही बढ़िया हो, कानूनी रूप से तो गलत है ही, साथ में नैतिक रूप से अनुचित बताकर उसको खंडित कर दिया। सारा मुदगल का केस था कि दूसरी शादी करने के लिए जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे उसको भी यहाँ पर गलत और अवैध बताया गया। नीतिगत संकेत यहाँ पर यही है कि विवाह पंजीकरण कानूनों में स्पष्ट प्रावधान सम्मिलित किए जाए कि भाई अगर आप
इस कम्युनिटी से हैं, आप दूसरी तीसरी चौथी शादी करें तो बाकी अपनी 2-3 बीवियों को लेकर के यहाँ पाए आके, ताकि हम पूछे तो मामला कैसा है, उनको कोई समस्या तो नहीं है। पर्सनल लॉ और वैधानिक कानूनों के बीच सामंजस्य की दिशा में हमें एक रूपता लाने का प्रयास। कब तक दोनों को लेकर के विवाद होगा? जब हम कोई कानून पारित करेंगे, लोग आएंगे कि नहीं ये हमारे धर्म में गलत लिखा हुआ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हमें सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। महिलाओं की वैवाहिक संपत्ति, उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा, इन पर जो है लगातार हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। सिर्फ 3 तलाक हटाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब एक प्रश्न हमारा है, कोर्ट के अनुसार मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी की अनुमति किन सिद्धांतों के अधीन होनी चाहिए? पहला है केवल धर्म के निर्देशों के अनुसार, दूसरा है न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार, तीसरा है केवल समाज की स्वीकृति पर, और चौथा और आखिरी है पति की व्यक्तिगत सहमति पर। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल हैं सभी आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।